स्टूडेंट्स हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 14.1 इसमें ये बताया गया है इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एन टाइप सिलिकॉन के लिए। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही बनती है। इसमें सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, उसमें हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। कहने का मतलब ये कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और उसको डोपिंग किससे की जाती है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम से। तो यही सी पार्ट में बताया गया है, होल्स आर मिनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। इसको डोपिंग किससे की जाती है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से। उसके बाद 14.2 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन 14.1 इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम यही चीज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे तो इनमें से कौन सी सही होगी। जैसे 14.1 में लिखा हुआ है ना एन टाइप सिलिकॉन, तो अब आप इसको पी टाइप के लिए मान लीजिए। तो पी टाइप के लिए क्या होगा, पी टाइप के लिए आपको ये पता है, इन्हीं में से अगर हमने देखना हो कौन सा सही होगा, उसमें क्या होगा, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे पी में, और उसमें डोपेंट कौन सा होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम होगा। तो इसमें डी पार्ट जो है वो करेक्ट बन जाता है। जो हमें क्वेश्चन नंबर 14.1 दिया था उसी में अगर एन के बदले पी होता तो फिर क्या होना था, कौन सा ऑप्शन सही बनना था, डी। क्योंकि उसमें पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और उसमें डोपेंट कौन सा होता है, उसमें डोपेंट होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। These are characterized by the valence and conduction band separated by the energy gap, respectively equal to gap carbon, gap for silicon and gap for germanium. Which of the statements following statements is true? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही बन रही है। तो इसमें स्टेटमेंट सी जो है वो ठीक है। जो गैप होता है कार्बन के लिए वो ज़्यादा होता है। गैप जो होता है कार्बन के लिए ज़्यादा होता है। गैप ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो कार्बन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मुश्किल से कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होता है। तो इसलिए कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा सिलिकॉन का, उसके बाद होगा जर्मेनियम का। क्योंकि जर्मेनियम जो है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे आसान होता है। उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना आसान होता है, तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं 14.4 इन एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। तो जो अनबाइस्ड, हमने कोई बाइसिंग नहीं की, बाइसिंग का मतलब बैटरी लगाना, हमने कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाई। तो पी एन जंक्शन में होल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं पी रीजन से एन रीजन में, क्यों। तो इसकी वजह ये रहती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, होल कंसेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। जैसा आप लोग जानते हो कि जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है कि आपको पता है पहले ही पी में होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एन में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो दोनों अपनी कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करना चाहते हैं। तो इसी वजह से होल्स जो होते हैं वो पी से एन में जाते हैं या इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था कि होल्स क्यों जाते हैं पी से एन में, तो हमने ये बताया
कि होल्स के पी से एन में जाने की वजह ये होती है क्योंकि होल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है पी में, ठीक है। तो तभी वो एन में जाकर अपनी कंसंट्रेशन को बराबर करना चाहते हैं। उसके बाद 14.5, तो इसमें यह कहा हुआ है व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पी एन जंक्शन। तो जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं पी एन जंक्शन को, तो इट क्या करता है, इसमें रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू ज़ीरो, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, नन ऑफ द अबव। तो आपको ये बात पता है कि फॉरवर्ड बायस जो होती है वो हमेशा पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस कर देती है। ये पोटेंशियल बैरियर को कम करती जाती है। तो अगर हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैरियर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और करंट बिल्कुल ईजिली चलना शुरू हो जाता है। तो बैरियर जो फॉरवर्ड बायस होती है वो हमेशा पोटेंशियल बैरियर को क्या करती है, कम करती है, लोअर करती है। तो उसके बाद 14.6 क्वेश्चन इसमें है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन which is the output frequency if the input frequency is 50 hertz, what is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency। ठीक है, अगर एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा, ठीक है, तो तब कितनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको पता है कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करोगे तो आपको एक पूरे साइकिल के लिए यहाँ पर आधा साइकिल मिल जाता है। तो इसकी जो आधे साइकिल मिलने की फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही होगी जितने के पूरे साइकिल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जितने पूरे साइकिल्स हमारे पास हैं पर सेकंड, अगर मान लो कंप्लीट साइकिल्स एक सेकंड में हैं 50, तो हमें कितने आधे साइकिल मिलेंगे एक सेकंड में 50। तो आधे साइकिल मिलने की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 50 ही होगी। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी अगर 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको पता है कि अगर एक सेकंड में हमारे पास 50 साइकिल्स हैं तो हमें कितने आधे साइकिल मिल जाएंगे, एक सेकंड में हमें मिल जाएंगे 100, क्योंकि एक पूरे साइकिल के लिए हमें दो आधे साइकिल जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास 100 हर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो जब भी इनपुट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती हैं, लेकिन जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है इनपुट फ्रीक्वेंसी से।